प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में गर्दा मचाए हुए हैं। जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां भीड़ ही भीड़, हुजूम उमड़ पड़ रहा है। तो कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर में ऐसा क्या था कि उनको प्रधानमंत्री मोदी से लेके कई मुख्यमंत्रियों के साथ उनको काम करने का मौका मिला? प्रशांत किशोर की आज पूरी कहानी अपनी जुबानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रशांत किशोर कैसे मिले, प्रधानमंत्री मोदी से उनका मनमुटाव किस मुद्दे पर हुआ, फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार से कैसे मिले और उसके बाद उन्होंने जितने भी 8-10 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, उनको जिताने में उन्होंने मदद की। तो प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं कि हर मुख्यमंत्री, हर नेता, देश का बड़ा नेता उनको अपनी पार्टी में रखना चाहता है, अपने साथ रह के उनका काम लेना चाहता है। कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होना चाहते थे, राहुल गांधी के बाद नंबर 2 बनना चाहते थे, उसकी कहानी क्या है, फिर कहाँ मामला बिगड़ गई, आज ये पूरा हम आपको बताएंगे विस्तार से। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं। उनके पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। वहाँ उन्होंने बिहार से पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद वो अ, बाहर चले गए और वो विदेश चले गए। यूएन में जाकर वो नौकरी किए और कई देशों में उन्होंने घूम-घूम कर नौकरी की। बड़े ओहदे पर थे, बड़ा पैसा था, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 4 राज्यों के कंपेयर करते हुए, जो कि कुपोषण में थे और डेवलप थे इस देश के, लेकिन कुपोषण में बहुत आगे थे। जिनमें गुजरात का नाम था, महाराष्ट्र का नाम था, कर्नाटक का नाम था, हरियाणा का नाम था। उसमें सबसे बेकार स्थिति गुजरात की थी और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने लेटर लिखा, वो लेटर छपा, तो नरेंद्र मोदी को ये बात बुरा लगा कि हमारे राज्य का कोई बुराई कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने उनको उनसे संपर्क किया और कहा कि आप बुराई क्यों कर रहे हैं, आप आइए, हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के संपर्क में वहां से प्रशांत किशोर आए। फिर प्रशांत किशोर आने के बाद प्रशांत किशोर बताते हैं कि डेली का हमारा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलना जुलना रहता था, कई तरीके के काम रहते थे। फिर मैं स्पीच बहुत अच्छा लिखता था, तो प्रधानमंत्री मोदी बोले कि तुम मेरा स्पीच भी लिखा करो। फिर उसके बाद सोशल मीडिया हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार, वो फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जनता से जुड़ने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया करते थे। और उस वक्त 2011-12 की बात है ये। उस वक्त फेसबुक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता भी नहीं था, जनता भी बहुत ज़्यादा, सबके पास मोबाइल भी नहीं थे। आप तो जानते हैं आज तो जियो है, फ्री नेट है, तो सब कोई, फ्री मतलब अनलिमिटेड नेट है तो सब कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है। पहले ऐसा नहीं रहता था। तो प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को यह सलाह दिया कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट जनता से जुड़ सकते हैं, मीडिया से जुड़ सकते हैं। तो आप ये फेसबुक अकाउंट शुरू करिए। तो फेसबुक पे नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए। अकाउंट तो पहले से था लेकिन सक्रिय नहीं थे। तो नरेंद्र मोदी वहां पर सक्रिय हुए, उससे भी कुछ लाभ मिला। फिर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटजी बनाई, पूरा रणनीति बनाया, कैसे कैंपेन होगा, कैसे भीड़ जुटाएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे। तो इससे प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रभावित हुए। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की छवि चमकाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। जैसे कि चाय पे चर्चा जैसा कार्यक्रम हो, अब की बार मोदी सरकार जैसा नारा हो, और इसमें जो सोशल मीडिया का जो पूरा इस्तेमाल था, ये प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम मिलकर कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका दोस्ती का ये सफर बस 2014 लोकसभा चुनाव तक ही था। उसके बाद प्रशांत किशोर बताते हैं कि क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी से कि लेटरल एंट्री हो। कई ऐसे लोग जो अधिकारी नहीं बन पाए हैं लेकिन समाज में उन्होंने बड़ा काम किया, जैसे हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और तमाम सेक्टर में, उनको डायरेक्ट भारत सरकार अपने पास रखे और उनसे काम ले और उनको पैसे दे। जैसे विदेशों में होता है, प्रशांत किशोर विदेश में नौकरी किए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए राजी नहीं हुए और बताया ये भी जाता है कि अमित शाह वर्सेस प्रशांत किशोर भी हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दोनों खास थे और अमित शाह बहुत ज्यादा खास थे। तो अमित शाह नहीं चाहते थे कि कोई और साहब के करीब आए जिससे उनका रिश्ता नाता खराब हो। तो थोड़े बहुत झगड़े हुए और प्रशांत किशोर वहां से अलग हो गए। प्रशांत किशोर वहां से अलग हुए तो फिर प्रशांत किशोर ने ये ठाना कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी को ही चुनाव हराएंगे, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में। अगर प्रधानमंत्री मोदी को हम चुनाव हरा देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी हमारा लोहा मान लेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई बीजेपी की सरकार तो आनी ही थी, कांग्रेस के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी था और सब कुछ होना ही था। लेकिन प्रशांत किशोर का ये कहना था कि उसके पीछे की जो मेहनत थी मैंने की है और वो मेहनत दोबारा मैं करके दिखाऊंगा, अपने आप को भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नहीं, मैं कुछ जानता हूँ।
तो वहां से वो मिलते हैं नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार की थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूँ। नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले विधानसभा में जाते हैं, जबकि उससे पहले वो एनडीए में रहते हैं। लेकिन वो इसलिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का फेस बना दिया था, इसलिए नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाते हैं। उसके पीछे की वजह ये रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो कट्टर हिंदुत्व की छवि थी, और नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता थे, उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता था। तो नीतीश कुमार इससे बिदक गए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर एनडीए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाती है तो मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। और वहां से नीतीश कुमार और एनडीए का रास्ता अलग हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अकेले गए। लेकिन दिलचस्प बात यह होती है कि बिहार के सुशासन बाबू सिर्फ 2 लोकसभा सीटों तक सिमट के रह गए। वहीं बीजेपी छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव में गई, जिसमें एलजेपी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, इन लोगों के साथ चुनाव में गई और 22 सीटें तो अकेले बीजेपी जीती और उसके सहयोगी दल भी जीते। 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी जीती और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी जीती। तो जिससे नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सदमा लगा और नीतीश कुमार अपना दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं लोकसभा चुनाव हारा हूं तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उनकी मुलाकात होती है प्रशांत किशोर से नवंबर 2014 में, और 15 में विधानसभा चुनाव रहते हैं। लगभग 1 साल पहले मुलाकात होती है और प्रशांत किशोर बताते हैं कि अगर आपको फिर से जीतना है तो आपको लालू प्रसाद यादव से गठबंधन करना पड़ेगा और आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री रहोगे तो आपके चेहरे पर चुनाव लड़ना ज्यादा आसान रहेगा। तो उस वक्त जीताराम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जुड़ते हैं। नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार रहती है, और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार महागठबंधन बनाकर चुनाव में जाते हैं। वो चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहता है। बीजेपी पूरी ताकत लगा देती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए रहते हैं और वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आती है। लेकिन वहीं जब बिहार की बारी आती है तो नीतीश कुमार का जो विकास की छवि है, बिजली पानी की योजनाएं हैं वो, और लालू प्रसाद यादव का जातीय वाली बात, आरक्षण वाली बात, ये दोनों मिलकर ग्राउंड पर जाती है और ये 243 सीटों में से लगभग 190 सीटें जीतने में ये दोनों कामयाब रहते हैं। और प्रशांत किशोर वहां से एक हीरो बन के उभरते हैं। प्रशांत किशोर की बात मीडिया में आ जाती है कि प्रशांत किशोर हैं और इन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को एक साथ ले आए और पूरी रणनीति बनाई। उन दिनों लालू प्रसाद यादव को अगर फोन करके कुछ काम करवाना रहता था महागठबंधन में, तो वो नीतीश कुमार को या किसी जेडीयू के नेता को फोन करने के बजाय चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को फोन लगाया करते थे और कहते थे प्रशांत को फोन लगाओ, ऐसा होगा वैसा होगा। तो प्रशांत किशोर की ये भूमिका थी महागठबंधन में। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सबके चहेते थे प्रशांत किशोर। उसके बाद जब सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री का ऑफर करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन प्रशांत किशोर उसके लिए मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे मंत्री नहीं बनना है। बिहार के बाद प्रशांत किशोर सोचते हैं अब मैं ऐसे राज्यों को चुनूं जहां पर बीजेपी को हराऊं और फिर से मेरा एक अलग भौकाल बने। उनको लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और तमाम हिंदी भाषी राज्यों में। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं कांग्रेस को जिता देता हूं, कांग्रेस सबसे बुरे हाल में उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस की हालत सबसे खराब है। तो उनको ये लगता है कि अगर मैं कांग्रेस को हरा दूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, तो मेरा एक अलग फिर से पहचान बन जाएगा। और वो एक मुश्किल टास्क था जो कि प्रशांत किशोर अपने हाथ में ले रहे थे। वो बताते थे कि 3M के खिलाफ हमें लड़ना है, मायावती, मुलायम और मोदी। अ, उसके लिए उन्होंने रणनीति ये बनाई कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से ये कहा कि प्रियंका गांधी को आप सीएम कैंडिडेट घोषित करिए। आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी उस वक्त राजनीति में नहीं आई थी, चुनाव प्रचार करती थी अपने भाई का, लेकिन खुले तौर पर राजनीति में कभी नहीं आई थी, न कभी चुनाव लड़ा था उन्होंने। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आप कैंपेन की मैनेजर बन जाइए अगर सीएम कैंडिडेट नहीं बनती हैं। लेकिन सोनिया गांधी क्योंकि राहुल गांधी के बीच में किसी का रोड़ा नहीं चाहती हैं, इसलिए सोनिया गांधी ने उनको राजनीति से दूर रखा। सोनिया गांधी बोली हम मैं खुद आऊंगी महिला के तौर पर और राहुल गांधी ही रहेंगे। तो शीला दीक्षित को उन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित करवाया 2017 विधानसभा चुनाव से पहले, और राहुल गांधी एक खाट यात्रा लेके निकले जो कि देवरिया से लेके दिल्ली की यात्रा थी। वो यात्रा जब शुरू हुई तो काफी मीडिया में सुर्खियां बनी, खूब ग्राउंड पर कुछ असर देखने को मिला। तो कांग्रेस पार्टी खुश हो गई और खुशी का इतना खुश हुई कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, और वहीं से उनका जो महागठबंधन था यूपी वाला वो वहीं पे फ्लॉप हो गया
और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। लेकिन उस इलेक्शन में प्रशांत किशोर यूपी के अलावा पंजाब में भी काम कर रहे थे। पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ, कांग्रेस के नेता के साथ काम कर रहे थे और वहां पर प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस की वापसी होती है पूरे हिंदी पट्टी में। सब राज्य हार जाती है कांग्रेस, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलती है। उसमें प्रशांत किशोर की फिर से एक बार बहवाई होती है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जीत दिलवा दी। फिर प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हैं और वो अ, और भी राज्यों में जाकर अपना काम शुरू करते हैं। मसलन वो महाराष्ट्र जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं और दिलचस्प उन्होंने लड़ाई लड़ी बंगाल में। बंगाल का जब 2020 का चुनाव था, अमित शाह पूरी ताकत के साथ पूरे चुनाव में भिड़ गए थे और 21 का चुनाव था, माफ कीजिएगा, और अमित शाह ने बोला कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया चुनाव से 6 महीने पहले और प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं यहाँ रणनीति बना रहा हूँ, मैं यहाँ 2 साल से खप रहा हूँ, अगर बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं अपना ये चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ दूंगा। एक बड़ा बयान था प्रशांत किशोर के लिए, उनकी जिंदगी का सवाल था और प्रशांत किशोर का कहा हुआ बिल्कुल सही भी हुआ। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट कर रह गई, वहीं टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी 215 से ज्यादा सीटें जीती। एक फिर से प्रशांत किशोर पूरे मीडिया में हर जगह छा गए। प्रशांत किशोर ने उसी दिन तय किया कि मैंने वादा तो किया था, लेकिन मैं चुनाव जीत कर भी ये काम छोड़ रहा हूं, अब मैं राजनीति में उतरूंगा। उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार आ गए। उन्होंने बीच में कांग्रेस के लिए अप्लाई किया कि कांग्रेस उनको अपने साथ रख ले, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाए, राहुल गांधी को वो जिता दें, भारत में जीत हासिल करें 2024 चुनाव से पहले। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना नियम कानून है और एक कांग्रेस पार्टी में हायरार्की है, काम करने का स्टाइल है, तो कांग्रेस पार्टी में वो सेट नहीं हो पाए और वो बाहर हो गए। तो प्रशांत किशोर की जो पूरी कहानी है वो देश के तमाम नेताओं के साथ बड़े बड़े लोगों को जिताने में उनका बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अगर आप जगन मोहन रेड्डी को जानते हो, तमिलनाडु में एम के स्टैलिन को जानते हो, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में काम किया। इस विधानसभा चुनाव में नहीं जिसमें वो हार गए, 2020 वाले में प्रशांत किशोर की रणनीति भी थी। तो प्रशांत किशोर ने कई जगहों पे अपना काम किया। बीच में वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्वाइन किए थे कुछ सालों के लिए, 1 डेढ़ 2 सालों के लिए, 2018 से 2019 चुनाव तक। और प्रशांत किशोर का ये नीतीश कुमार का ये कहना था कि प्रशांत किशोर को मैंने अमित शाह के कहने पर ज्वाइन करवाई है, और जिससे प्रशांत किशोर बहुत नाराज भी हुए थे। बाद में प्रशांत किशोर ने उनको पार्टी छोड़ भी दिया, जिस पार्टी में वो उप उपाध्यक्ष थे, मतलब नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 प्रशांत किशोर ही थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना पद छोड़ दिया। अब प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पार्टी बनाए हैं, जिसका नाम है जन सुराज, और उनका ये कहना है कि हम युवाओं को मौका देंगे चुनाव लड़ने का, हम लोगों को शिक्षित बनाएंगे, लोगों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए काम करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि प्रशांत किशोर की आगे की क्या राह रहने वाली है, आगे प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं। प्रशांत किशोर लगातार जब जमीन पर जाते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि आप लोग अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए और अपने बच्चों के लिए आप देखिए, उसके फ्यूचर के लिए देखिए, अमीर गरीब सभी लोग मिलकर अपने समाज को डेवलप बनाइए। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं। विदेश में रहे हैं, विदेशी एक सोच भी है उनकी, और उनकी एक जाति को लेकर बड़ी तरीके की बात कही जाती है, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है, पांडे हैं, लेकिन वो किशोर लिखते हैं। एक जातीय फैक्टर विपक्ष की लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो पांडे जी हैं तो उनको वोट कौन देगा। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति के लोग कितने बिहार में रहते हैं, उनको कैसे वोट मिल गया, राजीव गांधी को कैसे वोट मिल जाता है, तो मैं अगर रणनीति अच्छे से बनाऊं तो मैं चुनाव में जीत सकता हूं। तो प्रशांत किशोर की कई रंग हैं, कई बातें हैं। बिहार की जनता उनको देख रही है, बिहार में वो घूम रहे हैं। भीड़ तो खूब आ रहा है, भीड़ तो खूब आ रहा है, भीड़ लाया जा रहा है कि अपने से आ रहा है ये नहीं मालूम। पिछले दिनों में एक मूवी देखने गया था हॉल में, तो वहां पर एक व्यक्ति मेरे से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशांत किशोर को ले आना चाहते हैं। तो देखना होगा प्रशांत किशोर किसका वोट काटते हैं, प्रशांत किशोर क्या करके दिखाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।